हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट दिस चैनल साइंटिफिक लर्निंग आरएनजे। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति का नियम। इस चैप्टर पर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और इसका अल्टरनेट्स गिवन है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ए बॉडी, फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। गलत कथन चुनना है। बल की इकाई न्यूटन है। बल किसी पिंड के आकार को बदलता है। बल हमेशा संरक्षित रहता है। एंड लास्ट ऑप्शन है, बल एक सदिश राशि है। अगर इस ऑप्शंस पर विचार करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। मतलब न्यूटन बल की एक इकाई है, बल का मात्रक है। तो यह सही बात है, ऐसा होता है। फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यहाँ पर बोल दिया है ऑलवेज कंजर्व्ड। तो फोर्स हमारा कंजर्व भी हो सकता है और नॉन कंजर्व भी हो सकता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक यहाँ पर बोल दिया है, फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बल हमेशा संरक्षित रहता है, जबकि ये कोई जरूरी नहीं है। बल कंजर्व भी होता है, नॉन कंजर्व भी होता है। और लास्ट ऑप्शन जो था, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सही है। फोर्स हमारा सदिश राशि होता है। तो बल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट, सबसे पहली बात, एक बात पता चल गई क्या होती है, वो न्यूटन होता है। और ये एसआई यूनिट होता है। कौन सा यूनिट है ये? एसआई यूनिट है। और फोर्स का ही एक यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, वो होता है डाइन। इसको भी जाने, ये सीजीएस यूनिट होता है। ठीक। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन होता है। ठीक। और फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी है ये? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा दोनों, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और यहाँ पर फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मोशन में है तो मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड को घटा बढ़ा सकता है ना? तो ये फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है। और यहाँ जो सी ऑप्शन में कंजर्व और नॉन कंजर्व की बात हम लोग किए थे, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो फोर्स कब कंजर्वेटिव होता है, कब नॉन कंजर्वेटिव होता है? ठीक। कंजर्वेटिव को हम लोग कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं संरक्षी बल। और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको बोला जाता है असंरक्षी बल। इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके द्वारा किया गया कार्य केवल
प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके बीच के पथ पर डिपेंड नहीं करता जिससे वस्तु को लाया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग लेकर गए, ठीक, तो उसमें जो कार्य किया जाएगा वह कार्य अगर केवल प्रारंभिक एवं अंतिम इनिशियल एवं फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के, तो बोला जाएगा वह बल कैसा है, वह कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन कार्य हुआ है। और अगर वह पथ पर भी डिपेंड कर रहा है तो वह नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, इसके अंतर्गत जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स only depends upon initial and final point of ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन कर सकते हैं इसको, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके पथ पर डिपेंड नहीं करता। और इस टाइप के फोर्स में हम लोग एग्जांपल देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। और ये एक टाइप के केंद्रीय बल होते हैं और व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये क्या करेगा, इसमें वर्क डन हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करने के साथ साथ क्या करता है, पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, वर्क डन अंडर दिस फोर्स मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अंडर दिस फोर्स also depends upon the पाथ। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि इसको कहते हैं घर्षण बल, ठीक। इसमें वस्तु को अलग अलग रास्ते से लाया जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है। और संरक्षी बल के द्वारा कार्य जो है सभी में सेम होता है, चाहे वो किसी भी पाथ से लेकर आया जाए, क्योंकि वो पथ पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग काफी डिटेल में चले गए इस क्वेश्चन के अंदर, तो बट इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग को समझ के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैलेंस फोर्सेस में ए बॉडी मूव एक्सेलरेट रिटार्ड डिफॉर्म। मतलब ये कह रहा है बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है, किसी बॉडी को मूव कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हमको बैलेंस फोर्स समझना पड़ेगा। बैलेंस्ड फोर्स, इसको कहते हैं हम लोग संतुलित बल। कैसा बल है, इसका हिंदी वर्णन गिवन है, ये संतुलित बल है। और बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, संतुलित बल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट किसी भी आकार का हो सकता है, इसमें जब हम लोग बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, जैसे इस साइड से हम जितना फोर्स लगाए, मान लो सपोज दैट 10 न्यूटन लगा रहे हैं, और इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट पर दोनों साइड से क्या करना है, फोर्स लगाना है 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा।
मतलब इन फोर्सेस के अंडर इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है। नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं संतुलित बल, बैलेंस फोर्स मतलब संतुलित बल, ये इस टाइप के फोर्स होते हैं जिसमें परिणामी बल, फाइनल जो रिजल्टेंट होता है वो क्या आता है, ओवरऑल जीरो होता है। दोज फोर्सेस those forces which have zero resultant force are called balanced force। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो अगर हम अपने हाथ में क्या किए, एक सूटकेस जो है पकड़े हुए हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग होल्ड किए हैं अपने हाथ से, तो उसका जो वेट होगा, जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, वो हमारे हाथ में टेंशन के द्वारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, T इक्वल टू mg। तो यहाँ पे ये क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स का वो एग्जाम्पल है। अगर घर में फैन जो लटका हुआ है, वो फैन का वेट नीचे की ओर एक्ट करता है, उतना ही सेम अमाउंट में टेंशन जो है ऊपर की ओर एक्ट करता है, तो वो भी किस टाइप का फोर्स हुआ, बैलेंस्ड फोर्स हुआ, संतुलित बल है। ठीक, तो उम्मीद है समझ गए होंगे बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल क्या होता है। अगर बलों का परिणामी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस टाइप के बल को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर सेम टाइप का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दो विपरीत दिशाओं में लग रहा हो, तो वह क्या दे देगा, परिणामी शून्य दे देगा। तो अब यहां से आप लोग समझ सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है। में ए बॉडी मूव ए बॉडी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सेलरेट ए बॉडी, यह भी नहीं होगा। रिटार्ड ए बॉडी, यह भी नहीं कह सकते हम लोग। डिफॉर्म ए बॉडी, तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है। जैसे अभी कोई स्पंज वगैरह है, उस स्पंज को हम लोग क्या करें, बराबर फोर्स लगाएं, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है। तो यह जो है किसी ऑब्जेक्ट को विकृत कर सकता है, मतलब उसकी आकृति को बदल देगा। जैसे ये कोई गेंद था रबड़ का हमारे पास, हमने दोनों साइड से क्या किया, फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस कर दिया। जब दोनों साइड से फोर्स लगाया जाएगा, तो ये गेंद क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगी, दब जाएगी। और इसी को बोला जाता है ये विकृत हो गया। विकृत होने का मतलब डिफॉर्म्ड हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी change velocity of the body, the forces are parallel, unbalanced, balanced, inclined। इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल पिंड के वेग को बदलते हैं, तो बल कैसे हैं, समानांतर, असंतुलित, संतुलित, झुके हुए। तो इस क्वेश्चन को रीड करने से ही समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर कई फोर्सेस किसी बॉडी पर लगे हुए हैं और वो उसका वेलोसिटी चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, उसका वेग जो है क्या कर दिए हैं, वो चेंज कर दिए हैं। तो बल किस प्रकार के होंगे, असंतुलित होंगे, क्योंकि असंतुलित बल ही क्या कर सकता है, वेग को बदल सकता है। सपोज दैट अगर कोई मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, इस डायरेक्शन में ये जा रही है।
एक v वेग से। अब अगर यहाँ पर जितना ही डायरेक्शन में पीछे से फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आगे से फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या होगा? उसका वेग चेंज होगा? उसका वेग चेंज नहीं होगा। अगर हम एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लगाएं, या तो आगे से लगाएं या पीछे से लगाएं, तब उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की बात की जा रही है, तो वहां पे फोर्स कैसा लग रहा होगा? वो असंतुलित लग रहा होगा। असंतुलित का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है वो। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, नेवर बैलेंस्ड, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड, नन ऑफ दीज। बाह्य बल हमेशा संतुलित होते हैं, कभी संतुलित नहीं होते, संतुलित भी हो सकते हैं और नहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य बल का मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से जो फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर जो बाहर से फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य बल कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ये हमेशा संतुलित होते हैं, कभी संतुलित नहीं होते, संतुलित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतुलित भी हो सकता है और संतुलित नहीं भी हो सकता है। एक बाह्य बल मतलब बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, वो संतुलित भी हो सकता, नहीं भी संतुलित हो सकता। मतलब अगर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इस टाइप से, तो संतुलित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे संतुलित हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस एफ माइनस एफ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर इसी में मैं क्या करूं, एक फोर्स इधर से लगा दूं, तो अब ये संतुलित होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, बट ये वाला फोर्स जो है कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट हमारा 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स है? असंतुलित है। और इस केस में कैसा है? संतुलित है। ठीक। तो संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द inertia of a body is measured by its mass, volume, density, force acting on it। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, उस पर कार्य करने वाला बल। तो इसको समझते हैं, इनर्सिया क्या होता है, जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो इनर्सिया किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, उस स्टेट में बना रहना चाहेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्सिया, जड़त्व। ठीक। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी by which it resists change in state of body। ठीक। यह वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह अपने स्टेट को क्या करता है? मेंटेन किए रहता है, उसमें चेंज को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। तो अब सिंपल इसका पहले एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था। एक ऑब्जेक्ट हल्का ऑब्जेक्ट है
और एक क्या है, भारी ऑब्जेक्ट है। इसका मास जो है स्मॉल एम है, एक का मास जो है कैपिटल एम है। अब दोनों ही क्या थे, रेस्ट में थे। अब अगर इसको मैं क्या करूं, मोशन में लाना चाहूं, तो कौन आसानी से जो है मोशन में आ जाएगा, कौन जल्दी से जो है मोशन में आ जाएगा, मतलब अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वह कौन सा है, हल्का वाला ऑब्जेक्ट। ठीक। और ये जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, जब मोशन में लाना चाहेंगे तो उतना ही ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसमें इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इनर्शिया को जो मेजर किया जाता है वो उसके मास से किया जाता है। ठीक। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। ठीक। इसीलिए जैसे अभी आंधी तूफान आता है तो हल्के ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, अगर हल्की वस्तु है जैसे कुर्सी वगैरह तो ये उड़ जाती है। ठीक। लेकिन ट्रैक्टर वगैरह अगर रखा गया है तो वह नहीं उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और मास ज्यादा होगा तो वह जिस अवस्था में है, स्टेट में था, रुका हुआ था, स्टेशनरी मोड में था, तो स्टेशनरी मोड में वो बना रहेगा। ठीक। इसी टाइप से अगर हम बात करें, एक हमारे पास टेबल फैन है और एक हमारे पास सीलिंग फैन है। दोनों ही फैन 240 वोल्ट पर क्या कर रहे थे, चल रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो कौन सा फैन पहले रुकेगा, उसमें जो हल्का वाला फैन रहेगा, टेबल फैन है, उसका ब्लेड जल्दी रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वो हल्का है, उसका इनर्शिया कम है, उसका मास कम है, तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेलिंग फैन था उसका ब्लेड भारी है, तो वो क्या करेगा, मौसम में था, मौसम में ही बना रहना चाहेगा, मतलब अपने स्टेट को मेंटेन की रहेगा, वो ज्यादा टाइम बाद रुकता है। तो इस टाइप से आप लोग समझ गए होंगे कि इनर्शिया जो होता है वो मेजर ऑफ मास होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी पिंड का जड़त्व उसके द्वारा मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन वही है, द्रव्यमान है हमारा, द्रव्यमान से नापा जाता है। The inertia of an object tends to cause an object to increase its speed, to decrease its speed, to resist a change in its state of motion, to decelerate due to the friction। किसी वस्तु का जड़त्व किसी वस्तु को उसकी गति बढ़ाने, उसकी गति कम करने, उसकी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने, घर्षण के कारण धीमा करने का कारण बनता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको अभी हम लोग रिसेंट प्रॉब्लम में देखे हैं कि जिस अवस्था में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी अवस्था में बने रहना चाहेगा, मतलब स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु का जड़त्व क्या करता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी गतिशील पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के संवेग पर, वस्तु की गति पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर। तो इसमें जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। जो गतिशील पिंड का जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है, if the slope of distance time graph increases with time, it indicates that the velocity of the body is increasing with time, decreasing with time, remains constant, uniform. यदि दूरी समय ग्राफ का ढलान समय के साथ बढ़ता है तो यह इंगित करता है कि पिंड का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है, स्थिर रहता है, एक समान रहता है। तो क्या होगा इसमें, दूरी समय ग्राफ यहां पर बनाना है। ठीक है, इस साइड हम लोग दूरी लेते हैं, दूरी या विस्थापन होता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग समय लेते हैं, टाइम। यहाँ पे मूल बिंदु होता है ओरिजिन। इसका यहाँ पर समय ग्राफ का ढलान की बात हो रही है, ढलान समय के साथ बढ़ रहा है। अगर ढलान बढ़ाना है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप कुछ ऐसे बात हो रही है। ये क्या हो रहा है, ढलान यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, मतलब अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर ढलान क्या था, कुछ थीटा 1 था। इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पे टेंजेंट खींचे, यहाँ ढलान जो है थीटा 2 हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं थीटा 1 से जो वैल्यू है थीटा 2 वाली ज्यादा है, मतलब ढलान बढ़ते जा रहा है। और ढलान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, क्योंकि जो वेग होता है, वेग वो क्या रिप्रेजेंट, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स टी ग्राफ का समय अक्ष से ढलान होता है। और अगर यही ढलान ही बढ़ रहा हो समय के साथ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेग भी हमारा बढ़ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन यही था, यदि दूरी समय ग्राफ का ढलान समय के साथ बढ़ता है, ठीक, मतलब यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर कुछ, अगर इस टाइम की बात करें, यहाँ t1 टाइम पर ढलान जो है थीटा 1 था, और t2 टाइम पर ढलान हमारा थीटा 2 हो गया, जो कि बढ़ गया, थीटा 1 से ज्यादा है थीटा 2, तो वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो वेग की वैल्यू होती है वो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी होता है। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए।